सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, एक तारीख रकम हो रही है और वाक़यात अफगानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। जिस तरह हमने कल बात की थी, 15 अगस्त से लेकर आज का दिन, यानी कि अब ये 2 दिनों में जो सूरत हाल तब्दील हुई है तेज़ी के साथ। और आज की खबर ये है कि तालिबान ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी आम माफ़ी देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ सड़कों पर ज़िंदगी बहाल होने लगी है और ये कहा गया है कि जो तालिबान जंगजू जो कि सड़कों पर तैनात किए गए हैं उनको किसी के घरों में जाने की, किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ जो अमेरिकी सदर जो बाइडन है उनका भी अहम बयान सामने आया और ज़ाहिर ये भी हैरान कुन बयान है। और उस पर वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी फतह है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारा असल मकसद अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था और इस मकसद को हम जो है वो हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है इतनी बड़ी जानें कुर्बान हुई, लेकिन हमें वो ये कहते हैं कि हमारा जो मकसद था वो हम हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान अभी अपनी पॉलिसी बज़ाहिर तो दे चुका है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान का ये कहना है कि तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से हम दीगर ममालिक के साथ मिलकर फैसला करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ ही घंटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम दीगर ममालिक के साथ राब्ते में हैं और जो भी फैसला होगा वो मिलकर। इस बात पर पाकिस्तान जोर दे चुका है कि अफगान सरजमीन अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और जो भी स्टेक होल्डर्स के साथ हुकूमत बनाई जाएगी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उसको कबूल करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं मामलात और जो सूरत हाल तब्दील हो रही है अफगानिस्तान की, ज़ाहिर ये सवालात उठ रहे हैं कि अमेरिका ने इतना पैसा लगाया, अरबों अमेरिकी डॉलर्स लगा दिए गए, लाखों लोगों की जानें कुर्बान हो गई, लेकिन उसके बाद जो बाइडन ये कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला हमें यही चाहिए था और ये हमारी फतह है, हमें सिर्फ अलकायदा को ख़त्म करना था और ओसामा बिन लादेन की हलाकत थी, यही हमारा जो है असल मकसद था। मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक अपनी पॉलिसी दे चुका है, लेकिन अगर हम क्या समझें जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं मामलात, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो आगे चलकर क्या रहेगी और अब मुस्तकबिल में क्या पॉलिसी तब्दील होगी तो वो दीगर ममालिक के साथ मिलकर तय की जाएगी? क्या पॉलिसी होगी सर मुस्तकबिल में पाकिस्तान की? जी देखें, हमारी अफगानिस्तान के ऊपर एक बहुत ही कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है और अब भी हम यही समझते हैं कि अफगानिस्तान में बहरहाल एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है। हम अभी भी यही समझते हैं कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत है। देखें, अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया ड्यू टू ओवर 4 डेकेड्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अफगानिस्तान के बाद जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा सफर किया ड्यू टू दिस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट वो बहरहाल पाकिस्तान है। 20,000 कैजुअल्टी, वी सफर्ड मोर देन $150 billion ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस, वी कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजी। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारा एक जेन्युइन स्टेट था अफगानिस्तान में पीस में, इसीलिए हम बार बार ये कहते थे कि देयर इज नो कंट्री दैट इज मोर डिजायरस ऑफ पीस इन अफगानिस्तान देन पाकिस्तान। अब हम ये समझते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त तमाम अफगान लीडर्स को चाहिए कि वो आपस में बात करें, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएं और एक अफगानिस्तान में परमानेंट के लिए इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बढ़ें। इसमें हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अफगानिस्तान के साथ एंगेज रहे और हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की कन्वर्जेंस ऑन पीस एंड रिकंसिलिएशन इन अफगानिस्तान, उसके ऊपर भी हम ये समझते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी से इस वक्त फायदा उठाने की जरूरत है। फिर हमने ये भी नोट किया कि वहाँ पर जो खदशात थे वायलेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल उस तरह की नहीं हुई और हम अभी भी ये दुआ भी करते हैं और हमारी ये उम्मीद भी है कि वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी एंगेजमेंट रखे और अफगान लीडर्स जो है वो आपस में एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, क्योंकि देखें
बहरहाल अफगान बिल का फैसला अफगानिस्तान के अवाम ने करना है। आपने देखा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, उसमें भी हमने यही कहा कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। उसमें भी हमने यही कहा कि जी हमारी पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की है। हमने साथ ये भी कहा कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। तो अभी भी हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम दे डिजर्व पीस, दे डिजर्व प्रॉस्पेरिटी। उसमें हर एक का रोल है, अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स का रोल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम अपना रोल वो प्ले करते रहेंगे और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हम ये समझते हैं दे नीड टू प्ले दैट रोल। बिल्कुल सही सर, राइट। अच्छा सर, जो बाइडन, अमेरिकी सदर जो बाइडन के हालिया बयान पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? वो कहते हैं कि ये जो अफगानिस्तान से वापसी का फैसला था बिल्कुल दुरुस्त था, हमें जो चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया, हमारा मकसद अल-कायदा को ख़त्म करना और उसामा बिन लादेन को पकड़ना था। इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो फॉरेन ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में, चाहे वो यूएस ट्रूप्स हों चाहे नेटो ट्रूप्स हों, उसका लॉजिकल कंक्लूजन तो बहरहाल यही था कि उनकी विड्रॉल। लेकिन यूएस के जो ऑब्जेक्टिव थे अफगानिस्तान में उसके हवाले से हम ये समझते हैं कि उनकी असेसमेंट है कि उन्होंने किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है और किस हद तक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब हुए। बहरहाल ये यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ही इसके बारे में फैसला करना है। लेकिन जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव था अफगानिस्तान में, समझते हैं कि यूएस के साथ हमारे और यूएस के ऑब्जेक्टिव में हमें कन्वर्जेंस नजर आती है। वो ये है कि पीस इन अफगानिस्तान, ड्यूरेबल पीस इन अफगानिस्तान होना चाहिए। हम ये समझते हैं पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू होना चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए होना चाहिए और अपने मुस्तकबिल का फैसला अफगानिस्तान के अवाम को खुद करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, लास्ट ये कि बस वहाँ पे जो लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, सहाफ़ी हैं, उनके इनकला के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, उसमें आपके जिस तरह इल्म में हमने वहाँ पे अपना सफारत खाना जो है वो खुला है, वो फुली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। हमारा जो सफारती अमला है उसके हमने टेलीफोन नंबर शेयर किए हैं पाकिस्तानियों के साथ। हमारे जो सफ़ीर हैं उनका मोबाइल नंबर शेयर किया हमने। जितने भी पाकिस्तानी हमें समझते हैं उन्हें जो कोई असिस्टेंस चाहिए उसके लिए सफारत खाने से रब्ता करें। उन्हें महफूज तरीके से वापस लाने के लिए हमने PIA की एडिशनल फ्लाइट्स अरेंज की हैं। और पाकिस्तानियों के अलावा बल्कि जो बाकी सफारती अमला है दीगर ममालिक, फैसिलिटेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, जो बाकी दुनिया के मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए हमने इक़दाम लिए हैं। ऑन अराइवल वीज़ा उनके लिए अरेंज करें। बल्कि एक हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इंटर मिनिस्टीरियल फैसिलिटेशन सेल क्रिएट किया है दैट इज वर्किंग 24/7, ताकि हम जो भी इस वक्त फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें उसमें हम अपना रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, तो कितना अरसा दरकार होगा इस इनकला में लोगों के? ये देखें, इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत फ्लोरी, अपने इंट्रोडक्शन में बात की, हर वहाँ पर हालात जो है वो बदल रहे हैं। लेकिन एक मुस्बत बात यह है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है, जो खदशात थे उतनी ज्यादा खराबी की तरफ नहीं गई और हम अभी भी ये दुआ करते हैं, तवक्को भी करते हैं उम्मीद है कि सिक्योरिटी के सूरत हाल जो है वो उतनी खराबी की तरफ नहीं जाएगी जहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो। तो हम ये समझते हैं कि जी जो भी इसमें इक़दाम जरूरी हैं वो सारे लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वो कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में और बड़ी ज़ाहिर इंफॉर्मेटिव मालूमात थी कि वहाँ जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तानी शहरी सहाफ़ी, तो उसके लिए पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को मुरतब कर रहा है और ज़ाहिर तमाम ममालिक के साथ मिलकर ही पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाएगी और आगे सूरत हाल देखते हुए की जाएगी। लेकिन एक पॉइंट जो बड़ा अहम है वो ये कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन का ख्वाहा है और वो यही चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन रहे, अमन हो, ताकि वो उसका असर पाकिस्तान पर पड़ना है। आगे आने वाले मामलात को देखते हुए पाकिस्तान को आपके ख्याल में क्या फैसला करना चाहिए? आई थिंक पाकिस्तान का फैसला जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने और आज कैबिनेट में ब्रीफिंग दी गई है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें अफगान अवाम शामिल हो। मीन्स कि उसमें जो
एथनिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ाराज हैं, पश्तून्स हैं, सबको उसमें नुमाइंदगी उनकी परसेंटेज के हिसाब से देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि तालिबान इस वक्त विक्टर हैं तो जाहिर है कि वो उनकी से ज़्यादा होगी, वो निगोशिएट अपनी मर्ज़ी से करेंगे। हो सकता है वो इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी को नुमाइंदे भी होंगे वो लेकर आएँ और बिलोंग उन्हीं जो ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हों, ये सोचने की बात है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान के 2 पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, नंबर 2 पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी वो सरजमीन किसी के लिए भी किसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, जो कि अफगान तालिबान ने बड़े क्लियर, सोहेल शाहीन को भी आपने सुना होगा, मुला अब्दुल गनी ब्रदर ने भी यही बात की थी, जी हम किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चाइना पे काफ़ी गारंटीज दी हैं, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कितनी जल्दी इस मसले को शुरू से वो इसको हल कर लें। बिल्कुल सही, जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और सारी दुनिया की नज़रें हैं कि क्या सूरत हाल बनती है अफगानिस्तान में। कुछ और दिन जाहिर है इसको अभी समझने के लिए और सूरत हाल और बेहतर होने के लिए चाहिए। पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को, जिस तेज़ी के साथ बग़ैर किसी क़त्ल गारत करी के किसी जंग के तालिबान ने टेक ओवर किया और अब वो जिस तरीके से आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया, अब सरकारी मुलाजमीन के लिए भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है, ख़वातीन को भी उन्होंने कहा है कि वो अपना हिस्सा डालें। तो ये जो सिचुएशन है जो बन रही है अफगानिस्तान में, ये कैसे अशारिये दे रही है? ये कुछ पॉजिटिविटी लग रही है आपको कहीं कि आगे आने वाले दिन जो हैं वो खुद अफगानियों के लिए, अफगानिस्तान के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे? भैया देखें, ये एक बहुत बड़ी लॉन्ग ड्रॉन एक बैटल थी। इन लोगों ने 79 के अंदर भी अपने लोग भर्ती करवाए, बच्चे जो कि अफ़गान आर्मी में चले गए। उसके बाद जब आपने देखा, जब रिवर्सल हुआ, यही बच्चे बड़े हो के हेलीकॉप्टर्स और गनशिप्स एंड थिंग्स लाइक दैट, इनके जो मोटराइज वेपनरी है वो चलाने शुरू कर दिए। आज भी यही हुआ है, इन्होंने वो जो रखे थे उन्होंने हथियार डाले और आज देखें कि वही लोग जो अफ़गान के गवर्नमेंट के थे और जो कि प्लांटेड थे ओवर द ईयर्स, उन्होंने आज बिल्कुल हर चीज़ को संभाल लिया है। आपने जो सवाल किया है कि आगे क्या होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अभी हम नहीं बनाते। अब एक वफ्द आपने देखा है पाकिस्तान में भी आया, ये वफ्द बाहर भी गए, दोहा गए, पहले पेरिस गए, पेरिस अकॉर्ड एंड सो। लेकिन यहाँ अब ये वफ्द ये क्या करेगा? ये जो कल आया था पाकिस्तान में, ये क्या करेगा? क्या ये उनसे बात नहीं करेगा? क्या ये उनसे डायलॉग नहीं करेगा? क्या वजह क्या है? मैं समझता हूँ इस वक्त सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है जिसमें अमेरिका को मैं समझता हूँ सबसे बड़े पाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ ऑन कॉल है, उनसे बात करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को अफगानिस्तान के ऊपर किस तरह तरतीब दे रहा है? क्या दीगर ममालिक से राब्ते में है पाकिस्तान? शेख साहब जी, PCR राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा। हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर दाखिला का भी स्टेटमेंट इस तमाम तर सूरत हाल पर आए। जी मीर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखें, अब ऑब्वियसली शेख रशीद आपको एक वो पिक्चर देंगे जो कि एक ऑफिशियल पिक्चर है। हमारा स्टांस क्या है, प्राइम मिनिस्टर का आपने सोच लिया, आपने सुन ही लिया है। उन्होंने कहा कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक सूरत हाल जो पैदा हो रही है, मौलाना फजल रहमान ने अपलॉड किया है और कहा कि हम आपकी मदद के लिए आएंगे। हमने किसी की कोई मदद नहीं करनी, हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है। अब ये एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इन फजल रहमान एरिया कि हाँ भाई वो मदद करेंगे जाके। भाई पाकिस्तान एक न्यूट्रल मुल्क है, इसने बड़ी मार खाई है पिछली 79 to 89 और अब इस वक्त जो तालिबान आ गए हैं, जिन्होंने आना था इवेंचुअली, मैं 4 महीने से बल्कि आपके प्रोग्राम पे भी मैंने कहा था कि वॉच द स्पेस, ये होगा और ये हुआ। अब द क्वेश्चन इज इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है। अब ये अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं क्या? क्योंकि ये समझिए एक चीज़ आप याद रखिए, ये वॉरिंग ट्राइब्स हैं, ये वो ट्राइब्स नहीं है कि जिनको आप बड़े आराम से बिठा के समझा सकते हो। ये वॉरिंग ट्राइब्स है, बड़ा एक डिस्टर्ब्ड एरिया है कि ये उसके किंग ज़हीर के ज़माने में भी इस तरह ही था, आज भी इस तरह है। और इसको हमने बड़े केयरफुली देखना है कि ये करेंगे क्या। हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो अभी आपने बातें की, ब्रिगेडियर साहब ने भी किया, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई
वहाँ बड़ी अच्छी एक औरतों के साथ अच्छा सलूक होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, माफ़ी हो जाएगी। लेकिन दिस रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि इसके ये तो कहने के लिए ऑप्टिक्स बड़ा अच्छा है, लेकिन जब देखो जब आप जाते हो आगे बढ़ते हो तो उसके अंदर ह्यूमन नेचर आपकी एक इफेक्टिव हो जाती है। इसके अंदर हमने देखने के क्या एक होता था गुड तालिबान, एक होता था बैड तालिबान। इस वक्त हमने देखना है प्रो तालिबान या एंटी तालिबान। यहाँ डिविजन्स हैं अभी भी, और इन डिविजन्स को हमने देखना है कि क्या ये यूनाइट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हामिद कारजाई अभी भी वही हैं, ये भी बताया जा रहा था कि ये पीस टॉक्स के अंदर थे, बट वी डोंट नो। सो अशरफ गनी का तो आपने देख ही लिया पहले क्या हुआ है, अमेरिका ने किस तरह उसको लेट डाउन किया, और फिर वो भी भाग गया, ये भी भाग गया, और साथ हिंदुस्तान को जो चपेट पड़ी है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी चपेट इंडिया पर भी आती है। बिल्कुल सही, पॉइंट टेकन। हारिस साहब, कल सलामती कौंसिल का जो हंगामी इजलास हुआ, दूसरी बार पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी और दूसरी बार ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई कि पाकिस्तान भी उस बहस में शामिल हो। ज़ाहिर बड़ा अहम पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आना भी चाहिए था, लेकिन जो भारत खेल रहा है और जिस तरह भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है, क्या आपको लगता है कि भारत को सलामती कौंसिल की रुकनियत का अहल है भी वो, जिस तरीके से वो वहाँ बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है इन तमाम तर चीज़ों पर? देखें, ये भारत बिल्कुल अहल नहीं है। भारत की बहुत बदनीयती इसमें शामिल है। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नेबर है, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान हर मौके पे अफगान तालिबान को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिठाया, उनका मुआहदा कराया, अफगान इंटर डायलॉग करवाए हैं। तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और कंट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर पाकिस्तान को अपना नुक्ता नज़र ना बताने के इस्लाम वहाँ पर, आई थिंक ये एक नहायत अफसोसनाक बात है। और इसमें आई डोंट ब्लेम ओनली इंडियंस, इसमें अमेरिकन की मर्जी के बगैर इंडिया की मर्जी नहीं है कि वो ये कर सके। इस बात का हमें अफसोस होता है कि आपको जब जरूरत होती है तो आप पाकिस्तान के आगे फिरते हैं, और जब आपको मकसद ख़त्म हो जाता है दैन यू टर्न योर फेसेस। एक तो ये बात बहुत ही अफसोसनाक है, और ये मैं वाकई सफ़े मातम में मैं इनके चैनल पर गया हूँ, जिस तरीके से रो रहे हैं। और मैंने एक क्लिप मैंने देखी जिसमें वो कह रहे हैं हमारा कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमारे इतने बिलियन डॉलर हमने खर्च किए, हमने वहाँ की कंस्ट्रक्शन की है, बट तुमने उनके साथ कितनी दुश्मनी की है, कितने वहाँ पर NDS, रॉ, TPP, ISS मिल के न सिर्फ आपने अफगान तालिबान के खिलाफ वहाँ पर महाज खड़े किए हुए थे, बल्कि अपने नेबर्स के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई थी। एक ये बात है। सेकंड देखिए, इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे फजल रहमान जैसे लोगों को खुद एक बात का ख्याल होना चाहिए कि हु आर यू टू इंटरफेयर इन अफगान इशू। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि जी हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, अफगान अवाम अपनी मर्जी का जो फैसला करेंगे पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा, और यही दुनिया के लिए होगा। सर, भारतीय फौज के साबिक कर्नल धनवीर का बयान आपने सुना होगा, एक टेलीविजन पे बड़ी अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की हालत अभी ऐसी है कि वो दूसरों की लड़ाई में कोई पिट कर घर आ जाए, और वो जिसका ना कोई लेना हो ना देना हो, लेकिन वो घुस जाए और उसमें उसकी पिटाई हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है, और ये खुद भारत के अपने ही एक कर्नल हैं, साबिक कर्नल, और वो ये मिसाल दे रहे हैं। इससे अच्छे को कोई पोर्ट्रे हो सकता है भारत की सूरत हाल? जी बिल्कुल, क्योंकि वजह यह है कि इसको मुझे समझ नहीं आती कि पहले क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी है उनको, बस उन्होंने कोई काम भी जो करना है वो मुसलमान तो खास तो अमूमन, लेकिन ख़ास पाकिस्तान जो कुछ उन्होंने बलूचिस्तान के लिए किया है, CPI को नाकाम बनाने के लिए किया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, सब अफगानिस्तान देवा। और ये सारी उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ से, सारे इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके जो सहूलतकार थे सब भगौड़े हो गए हैं, सब भाग गए हैं। कुछ लोगों को उठा के ले हैं, कुछ लोगों और ये भी पाकिस्तानी को वापस लेकर आ रहे हैं। तो इनका वो क्या धरा सारा ख़त्म हो गया। खुदा का शुक्र है पाकिस्तान के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर वहाँ पर एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल वेल बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट बन जाती है तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होगी, और यकीनन ज़ाहिर है इसका असर पाकिस्तान पर बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। पॉइंट टेकन। ब्रेक हम ले रहे हैं, हमें ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन। वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के दीगर मामलात हैं इस सूरत हाल से जुड़े, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद।
का शो हम बात करें अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर, और अब बात पाकिस्तान की यही है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत बने वो अफगानियों के लिए और दीगर ममालिक के लिए भी अच्छी साबित हो। मीर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि पहले जो कॉन्सेप्ट था कि गुड तालिबान बैड तालिबान, वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर लोग ये भी बात करें कि जो तालिबान है, अफगान तालिबान, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है माजी से, वो ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो लोगों से ताल्लुकात के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तमाम तरह सूरत हाल को देखते हुए क्या ये हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिन, आगे आने वाला वक्त खुद अफगानिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा? ये एक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह पहले इन्होंने किताबें फाड़ दी, टेलीविज़न सारे तोड़ दिए, रेडियो कम्युनिकेशन तोड़ दिया, और बिल्कुल एक प्रिमिटिव आप एक एरा में जाने वाले थे, स्टोन एज के अंदर। अब वो कहते हैं चेंज हो गए। हम देखते हैं कि औरतों के साथ बर्ताव कैसे होता है, हम देखते हैं कि इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल देखी जाएंगी। NGOs अब चले गए, जर्मनी पुल आउट कर गया, उसने कहा कि हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। एम्बेसीज एवैक्यूएट कर गए, सिर्फ चाइनीज़ एम्बेसी इस वक्त काम कर रही है अफ़गानिस्तान में, बाकी एवैक्यूएशन शुरू है। 600 बरतानिया ने भेज दिए हैं, उसके बाद 600 और नेटो फोर्सेस ने चले गए, लेकिन वो एवैक्यूएशन के लिए। सो सब अब एवैक्यूएट हो रहे हैं। ये जाके ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कैसी है, और ये फिर वापस आएंगे। लेकिन जब वापस आने की मैं बात करता हूँ तो सुमैया, इस वक्त जो पाकिस्तानीज़ हैं जो कि स्ट्रैंडेड हैं, ये वापस आ रहे हैं विदाउट एनी आप कह लो कि कोविड की जो कंडीशंस हैं। तो हमें अब ये चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब ये वापस आए इनको क्वारंटीन में रखा जाए, बिकॉज हमें नहीं पता कि भाई किसको क्या है, और अगर आके यही फिर शुरू हो जाएगा एक और पेंडेमिक, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू इंश्योर कि जो भी इवैक्यूएट होकर वापस आ रहा है ये क्वारंटीन में हो और इनको घर ना जाने दिया जाए, वरना एक और पेंडेमिक शुरू हो जाएगा। वो तो सही है, लेकिन मीर साहब एक चीज़ और है, जो कुछ हुआ इस 20 साल जंग में, जिसमें अरबों खरबों डॉलर से हुए खर्च, साथ ही साथ एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई। लेकिन आज जो कुछ इस 20 साल जंग के बाद हासिल हुआ, कि अमेरिका से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या यूनाइटेड नेशन को अमेरिका से सवाल नहीं करना चाहिए कि आपने इतने अरबों खरबों डॉलर लगा दिए, लेकिन आपने हासिल क्या किया? ये देखें, ये गुंडे हैं, ये वो आप इनको रियलिस्टिकली ये सोफिस्टिकेटेड गैंगस्टर्स हैं। क्या इन्होंने इराक में किया, वो जो किया है, क्या सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन से किया था? ये जो इन्होंने कहा जी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और ये खुद सारे माफिया मांग रहे हैं दुनिया के आगे, नहीं जी वहाँ तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं। 9/11 हुआ, आपने अफगानिस्तान को इसको टेल कर दिया, पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस नेशन आपने कर दिया। ये जब आते हैं ये मिस कैलकुलेट करके आए हैं, और ये सारी मिस कैलकुलेशन नेटो फोर्सेस ने की है और अमेरिकन ने की है, और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं। और जब जो आपने अभी कहा है कि खुद भी मारे गए और दूसरों को भी मारा, और 20 साल के बाद आपने अचीव क्या किया? एब्सोल्युटली आपने जहर अचीव किया है, क्योंकि ये लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हारिस नवाज साहब। आपके ख्याल में ये जो 20 साल में हुआ, अमेरिका को शिकस्त हुई है या फिर अमेरिका ने शिकस्त खाई है? सुमैया मेरे से पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल। लेकिन सुमैया, बात यह है कि बाइडेन ने जो अरेस्ट किया है, मुझे हैरानी है कि उनकी ये आदत है अमेरिका की कि अपने फेलियर्स को जो होता है वो दूसरे मुल्कों में डाल देते हैं। आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि आपने $100 बिलियन, $1 ट्रिलियन आपने अफगान नेशनल आर्मी में लगा दिया। आपको ये भी पता चला कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनमें विल टू फाइट है, डू दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर लीडरशिप जो उनके उसके ऊपर है। फिर आपने इसका मतलब अब आप लड़ाई चाहते थे, जो आपको अशरफ गनी ने कहा जी हम हमारे तो लड़ाई करेंगे, मीन्स यू वांटेड कि अफगान नेशनल आर्मी की और अफगान तालिबान की लड़ाई होती रहे, दबा के खून खराबा हो, और 5 साल लड़ फिर के फिर एग्जॉस्ट होके फिर ये दोबारा आके वहाँ के चौधरी बन के ये अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते।
ये मतलब था, इसका मतलब कि वो वहाँ पर पीस नहीं चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा चाहते थे। एंड देयर सरप्राइज, और ये मैं आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू अफगान तालिबान को और अफगान नॉर्दर्न अलायंस को और उनके आम अवाम को, कि वो अब समझ गए 40 साल में कि हमने अब लड़ाई नहीं करनी, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। उन्होंने बामी रजामंदी से सारा एरिया दे दिया तालिबान को, और आई एम श्योर कि अभी वो बामी मुआवते हुकूमत भी बना लेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। सेकेंड है कि आपके अशरफ गनी कह रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। आपने क्या ट्रेन किया? आप ये बताओ कि 20 साल में उन्होंने अशरफ गनी ने अपने जमजूद को इतना भी ट्रेन नहीं किया कि वो जहाज़ पे जिस तरीके से चढ़ रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये बस है जिसकी छत पे बैठ के और उसके बाद हम लटक के चले जाएंगे। ना उनको पता है कि टिकट लेना है, वीज़ा लेना है, कैसे जाना है। ये जहालत भी उन्होंने रखी है बेचारे लोगों के लिए, और अपने डॉलर से डॉलर बॉक्सेस भर के ले जा रहे थे जो पकड़े नहीं गए हैं। इसलिए ये वजह थी कि इनका एतमाद किसी के ऊपर नहीं था, और फिर रेत की दीवार जगह सारे बैठते हैं। हमें अब पाकिस्तान को और नेबरिंग कंट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमें अभी मेरे ख्याल में मुल्ला ये जो अब्दुल गनी बिरादर है, ये वहाँ से दोहा से चल पड़े, शाम को ये अफगानिस्तान पहुँच जाएंगे। मुझे यकीन है वहाँ हमारे तमाम ममालिक से उन्होंने मुशावरत भी की होगी और कोई डिसाइड करके आ रहे हों कि कैसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है। सही, जितनी जल्दी बनाएंगे, जितनी जल्दी हम एक हुक्मनामा पास करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, उतनी ही जल्दी अफगानिस्तान के लिए, नेबर्स के लिए और बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आयशा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मुस्तकबिल में ये देखना होगा कि मुस्तकबिल के तालिबान कैसे होंगे, वो इंसानी ना ख्याल रखेंगे, वो ख़वातीन को कितना तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और वहाँ पर जो अमन की बात की जा रही है वो अमन कैसा होगा। ज़ाहिर उसका असर जो है वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर पड़ेगा। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में एक अहम मौजू और बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी नाज़रीन, और वो मौजू कुछ इस तरह से है कि आपने देखा कि रोज़ बरोज़ रेप केसेस बढ़ रहे हैं मुल्क में। हमने देखा कि ख़वातीन हों, बच्चे हों या फिर बच्चियाँ, कोई भी महफूज नहीं है। हुकूमत ने इस हवाले से काफ़ी इक़दाम किए हैं, और एक अहम कदम जो इस जानिब उठा है वो है जिनसी ज़्यादती के मुजरिम को नामर्द बनाने का कानून, और ये सेनेट कमेटी में इस बिल को अब मंजूर भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि कानून तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो पाया। क्या ये एक नया बिल जो है वो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को रोकने में कोई मदद देगा? जिस तरीके से ये जो लोग हैं, ये जो जिनसी भेड़िए हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं, जिनको पकड़ा भी नहीं जा सका है, क्या इनमें कोई मदद हासिल होगी? क्या हम इसको रोक सकेंगे, या फिर हमें पहले से मौजूद क़वानीन पर ही अमल दरामद करना होगा? इस तमाम तर मौजूद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। हम जिस तरह मैंने कहा कि क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो क़वानीन हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन जो ये बिल लाया गया है, क्या इस बिल को अमल दरामद कराने में, और ख़ास तौर पे जब किसी भी शख्स के साथ इस तरह का जुल्म होता है, तो जिस तरीके की हमारी पूरा एक सिस्टम है, जिस तरीके से उससे तफ्तीश की जाती है, क्या उस सिस्टम को पहले तब्दील ना करें? ना सिर्फ ये कि एक और हम क़वानीन लेकर आ जाएं। सुमैया, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। चूँकि हमारी सोसाइटी में आप उन क्रिमिनल्स को सजाएं देंगे या उन क्रिमिनल्स को नामर्द बनाएंगे जिनको कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करेगी, लेकिन हमारे प्रोसिक्यूशन में, इन्वेस्टिगेशन में और इंटेरोगेशन के प्रोसेस के अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं, इतने फ्लॉज हैं कि एक मुल्जिम जो है जिस पे शकूक व शुबहात उठते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ से वो बाइज्जत बरी हो जाता है, चूँकि प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, फोरेंसिक एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ नहीं होते कि केस जब चलान के तौर पे कोर्ट के सामने रखा जाए तो कोर्ट कन्विक्ट करे। तो जब तक आप इस सिस्टम को मर्द नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह के सफाक दरिंदों को न मर्द नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी ये चीज़ है कि इससे पहले भी 2 फरवरी 2021 में सरेआम फांसियों के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी ने एक कानून पास किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सेनेट के सामने पास नहीं करवाया गया। और इससे पहले 2020 के अंदर भी अली मोहम्मद साहब ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो थी वो अप्रूव करवाई थी कौमी असम्बली से, बट अनफॉर्चुनेटली वो तमाम कागज़ के फूल हैं जिनसे आज तक कभी खुशबू नहीं आई, ना इनकी इन्फोर्समेंट हो सकी है, ना इन पे किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है। जो आपने पहली बात की वो सबसे ज़्यादा बुनियादी बात और मैग्ना कार्टा की हैसियत रखती है आज की गुफ्तगू के अंदर।
कवानीन तो पहले से मौजूद हैं। जो तज़ीरात पाकिस्तान है जिसके अंदर 376 मौजूद है कि जो रेप के क्रिमिनल्स को सजाए मौत देने की बात करता है, और वही पाकिस्तान के अंदर राजुल वक्त है, वो 160 साल पहले वो लॉ बन चुका है, वो तो प्री पार्टीशन लॉ है। इसके बाद जो ज़ैनब बिल 2020 में आया और एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 में ये जो लॉज फ्रेम किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गोंगलों से मट्टी झाड़ने की बातें की जाती हैं। हमें लॉज की एफिकेसी डिटरमिन करने के लिए एक ही यार्डस्टिक है, वो ये कि इसकी इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट सोसाइटी में कितनी है। लेकिन इन्होंने चूंकि ये कायमा कमेटी से ये बिल आज लॉ एंड जस्टिस कमेटी से मंजूर करवाया, तो मैं ये समझता हूं कि अगर इसे सेनेट में अप्रूव करवा लिया जाए, दिस वुड बी अ वेरी हेल्दी जेस्चर टू पुटिंग ऑल द क्रिमिनल्स टू डेथ, एंड खास तौर पे वो क्रिमिनल दे आर इन मेकिंग जो कि इस वक्त गिल्टी माइंड रखते हैं, दबीज रकेक और गंदी सोच रखते हैं, उनके अजहानों कुलूब पे तो एटलीस्ट ये चीज रक्स करेगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो नामर्द बनाने का कानून आ चुका है, यार्डस्टिक जो है वो क्लोज कर दी गई है, लिहाजा एक इंप्रेशन और एक इम्पैक्ट जो है जो क्रिमिनल मेकिंग है उनको देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन उससे बड़ा अहम पॉइंट ये है कि ये डर और खौफ बिठाना कि आप अगर स्पेशल कोर्ट्स बना दें, मेरे ख्याल में जल्द से जल्द सजाएं हों, लोग पकड़े जाएं, गिरफ्तार हों, कहीं बाद में उनकी जमानत ना हो जाए ऐसे मुलजिमों की, मुजरिमों की जो इस तरह के घिनौने अमल करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मीर साहब आपका इस पर क्या टेक है? हम देख रहे हैं कि ये रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ना किसी का डर है ना किसी का खौफ है, चाहे औरत हो, बच्ची हो, बच्चा हो, ख्वाजा सरा हो, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद ही नहीं है, बल्कि जो विक्टिम होता है उसको ही मोर्द इल्ज़ाम यहाँ पर ठहरा दिया जाता है। देखिए ये जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, ये सेकंड टियर के अंदर आती है बात। पहला टियर है कि आपने अपनी सोसाइटी में आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है कि कोई डेंजरस आदमी है या उसके जो वर्किंग है बड़ी सस्पिशियस है, हम उसको कैसे कर्टेल करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रिटेन में देता हूँ कि वहाँ जब कोई रेप केस होता है, एक नेशनल रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर उसका नाम आ जाता है और उसको जॉब मिलना लिटरली इम्पॉसिबल है, लिटरली इम्पॉसिबल है। तो वो बेसिकली स्टेट के खाते पे रहता है और उसी वक्त तक ज़िंदा रहता है। अगर एक्सीडेंटली कोई जॉब मिल जाए उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है, लेकिन यूजुअली ऐसे लोगों को कोई जॉब नहीं देता। अब पाकिस्तान के अंदर हम जाते हैं एक एक्सट्रीम के ऊपर, या तो इनको फांसी दे दो या आप इनको रिहैबिलिटेट करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। तो आप और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ अ स्लो प्रोसेस, यहाँ बहुत स्लो प्रोसेस है। आप एक चले जाएं किसी ये SHO के पास, वो आपको बिठाई रखेगा 2 घंटे 4 घंटे, 3 दिन बिठाएगा, 4 दिन के बाद बुलाएगा, एंड देन ऑफ कोर्स फिर तफ्तीश होगी, एंड बाय द टाइम जो वो कहते हैं ना जब वो आयरन गर्म होती है, एवरीथिंग इज ऑन द बैक बर्नर, बिकॉज आपके पास सिफारिशें आ जाती हैं, कोई इधर से सिफारिश, कोई उधर से सिफारिश, और केस वहीं ख़त्म हो जाता है। हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए। इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कोई माफ़ी नहीं है। आपने भी ये जो नोट किया कि जी रेप केसेस बढ़ गए, बहुत रेप केसेस बढ़ गए, और पर्टिकुलरली इन द लोअर कैडर ऑफ द सोसाइटी। अब वहाँ वो बोलने वाली कोई नहीं है, वहाँ बेचारी वो किसके पास जाएं, वो किसके पास रोए, बात करती हैं उनको वो कत्ल कर देते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें हमें चाहिए कि हमारी पुलिस फोर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस एंड पकड़े और इस पर कोई माफ़ी ना दें, और जो लॉज हैं इसको स्ट्रिंजेंट बनाएं, और इसमें जो जजेस हैं ये वो कोई लीनियंसी ना दिखाएं, क्योंकि इसमें लीनियंसी कोई नहीं है। क्योंकि ये जो इंसान, ये दरिंदा जब एक खातून के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं दिखाता है, हाउ कैन यू शो लीनियंसी टू दिस एनिमल? सो मैं समझता हूँ द लॉ हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फर्म एंड क्विक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अजीब माहौल हो गया है, और हम जब देखते हैं माशरे में इर्द गिर्द बिखरी हुई कहानियाँ तो ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। और अभी जो खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, वो 14 अगस्त को एक ख़वातीन जो कि अपने मुल्क में आज़ादी मनाते हुए वो एक वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाती हुई इन ख़वातीन को जिस तरीके से हिरासा किया गया, आसपास खड़े मर्दों ने जिस तरीके से उनको हिरासा किया, उन पर धावा बोल दिया, अफसोस होता है, दिल दुखता है, डर भी लगता है
कि हमारी बच्चियां, हम लोग क्या महफूज नहीं हैं अपने मुल्क में? क्या हम घर से बाहर नहीं निकल सकते? क्या कहीं भी किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते? यहाँ पर जो हवस के दरिंदे घूम रहे हैं उनके लिए क्या हमारी जो रियासत है वो क्या कर रही है? अच्छा वक़ास साहब, एक चीज़ और है जो अभी आपने बात की कि हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, ज़ैनब एक्ट बिल जो कि अभी तक नाफिजुल अमल ही नहीं हो सका। फिर जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार होता है, जिस तरीके से बार बार विक्टिम को बुला के सवालात किए जाते हैं, कि आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए इन मामलात को देखने के लिए, एक स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और विक्टिम को तो कहीं बुलाना ही नहीं चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में? बिल्कुल सुमैया, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। एक तो पीजी मीर साहब ने जो बात की है कि जो यूके के अंदर जो प्रैक्टिस के अंदर रजिस्टर्स हैं, बिल्कुल उसके अंदर हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक पुलिस ऑफिसर स्पेशली एसएचओ के पास 26 किस्म के रजिस्टर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर वो एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखता है, वो रेपिस्ट का रिकॉर्ड रखता है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पहले बात की थी अपने पहले पार्ट के अंदर कि इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट नहीं है। जो दूसरी आपने बात की है स्पेशली कि हमारी सोसाइटी के अंदर लॉज तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। ज़ैनब बिल बना दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसके अंदर एक प्रोविजन डाली गई कि 3 महीने के अंदर स्पीडी और एक्सपीडिशियस जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए कोर्ट्स काम करेंगी, वो अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं की गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो जब तक आप विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, और जितने भी बासर मुल्जिमान है ये तो इनको हरासा करते हैं, ये तो इनको थ्रेट करते हैं, और बजाय इसके कि हमारे पुलिस ऑफिसर इनको प्रोटेक्ट करें, ये भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं। ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो ज़ाहिर इदारे हैं उस तरह से करें कि जब इस तरह केसेस आएँ तो फ़ौरन उस पर जो है वो अमल दरामद हो, और जो कोर्ट्स हैं वो भी स्पीडी इस पर ट्रायल करें, ताकि ऐसे जो मुजरिम हैं उनको अंदर खौफ तो तारी हो कि इस तरह के गिनाउने अमल ना करें। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब और बैरिस्टर वक़ास साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ कोरोना की बात करेंगे। तो कोरोना केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए, हुकूमत की एक पॉलिसी भी आई है, खुद उलमाए कराम की जानिब से भी कहा गया है कि ख़ास तौर पे मुहर्रम उल हराम के महीने में जो SOPs हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये वायरस हमारे दरमियान मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो चौथी लहर है ये अपनी कहर ढा रही है और अभी तक मौजूद है ये वायरस और बढ़ रहे हैं केसेस। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अब ज़ाहिर थोड़ी नरमी भी की गई है, लॉकडाउन में खोल दिया गया है, लॉकडाउन स्कूल्स खुलने की भी बात की जा रही है, किस तरह के हालात में खड़े हैं हम अभी कोरोना को लेकर? थैंक यू वेरी मच भैया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर ये कोई ख़ास अच्छे नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हम हमेशा अच्छे की हवा के अंदर ही खुश रहना चाहते हैं। एक आपके साथ ही हमने बैठ के और बाकी दोस्तों के साथ इस बात के ऊपर एक कंसेंसस हमारा डेवलप हुआ था कि ये मेडिकल इशू है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप मेडिकली इसको अगर अटेंड करेंगे, एड्रेस करेंगे तो चीज़ें दुरुस्त होंगी। अगर इसके अंदर किसी किस्म की भी, और आप जानती हैं कि पिछले 4 साल जब ईद के मौका के ऊपर, बकरा ईद के मौका ऊपर और इस बकरा ईद के मौका के ऊपर जब हमने अपने मजहबी जो रसूमात थी उनको अदा करने की खातिर उन SOPs का ख्याल ना रखा और वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स कह रहे थे उनका ख्याल रखना ना रखा गया, तो किस तरह हमने उससे सफरिंग हमारी। आप जानते हैं कि कराची के अंदर इट टर्न्ड अप टू बी 24% जाके वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट हो गया, और जबकि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है। जब टेस्टिंग कम है और कम होने के साथ 24-25% बढ़ जाता है। आज भी अगर देखा जाए तो पिशावर के अंदर है इट इज अबाउट 12% के करीब है, लाहौर के ये बढ़ रहा है, कराची में ऑलरेडी वी आर आल्दो को ये नीचे हो रहा है, लेकिन कराची के अंदर उस वैल्यू के अंदर अभी भी मेरा ख्याल 12% के करीब पॉजिटिविटी है। इसी तरह से हमारे यहाँ डेथ जो है वो भी वैसे ही हो रही है। तो आई बिलीव कि हुकूमत को, अगर हुकूमत अपनी रिट कायम कर सकती है या अगर हुकूमत अपने आप को मतलब एक मजहबी ये सारा हमारा है और मजहब के सामने अपने आप को बेबस समझती है, तो मैं समझता हूँ कि आपके ताई मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम अहबाब से कि अगर वो शामिल हो रहे हैं उनके अंदर तो खुदारा उन SOPs, और SOPs के अंदर मैं क्या कहता हूँ, इनके साथ जो कि हमारे अब जुलूस और मजालिस होंगी, सर्टनली ये कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये मतलब बिल्कुल ही एक दीवाने के ख्वाब वाली बात होगी। बट आई सजेस्ट, रिक्वेस्ट वो उसके साथ गैर जरूरी हाथ ना मिलाएं, किसी के साथ गैर जरूरी क्या बिल्कुल ना मिलाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और डबल मास्क का इस्तेमाल करें जब आप क्लोजली ऐसे मजालिस के अंदर जाते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम चीज जो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूंगा कि वेंटिलेशन का
अब गर्मी है, एसी वेसी चलेंगे, जो प्रिविलेज मतलब हमारे या प्रिविलेज किस्म का हमारी वो होंगी तकरीबात, तो उसके लिए एक वेंटिलेशन को खुदा रहा है इसको। और डेल्टा वायरस जो इंडियन वायरस है ये नहायत ही कमबख्त वायरस है, तो उसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल वैक्सीनेटेड आप जरूर हो, वैक्सीनेशन करवाएं। और ये जो SOPs हैं जिनका डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा हमारे प्लेटफॉर्म से ये पैगाम दिया कि आप तमाम एक्टिविटीज़ करें, लेकिन ख्याल रखिए कि आपसे ये वायरस मुंतकिल ना हो किसी को, या किसी और से आपको मुंतकिल ना हो। उसके लिए SOPs का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।